नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने पिछला वीडियो जो देखा उसमें बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा व्यू आया है। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। साथ में उसके साथ साथ जो है आप सभी को जो है एक तरह से आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया। मित्रों, मैं जो भी कोशिश कर रहा हूँ आप सबके लिए एक तरह से बहुत बड़ा जो है कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आप सभी लोग हमारा साथ दीजिए। इसमें अब जो है हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। मित्रों, वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करें इसके पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। पिछले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है पिछले वीडियो पे आधारित है। अगर आप लोग देखे होंगे तो जरूर बता ले जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है। ये अगर आप वीडियो पिछला वाला देखे होंगे तो उसमें जरूर आप बता ले जाएंगे। ठीक मित्रों, तो आप बताइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हमें आप कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए आज का हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ठीक है मित्रों, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसमें हमारा जो है वो ये कि आज का टॉपिक जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मित्रों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है यह आप के टॉपिक से एक तरह से अगर कहें तो हमारे भूगोल से हट करके है, यानी भूगोल का पार्ट नहीं है। फिर भी हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं? इसका अध्ययन करना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम इसको इस तरह से देखते हैं कि ये जो है कैसे हमारे पृथ्वी के भूपर्पटी पर परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, जो कि हमारे हमारे भूगोल का अध्ययन का मूल जो अगर हम लोग देखें जो है पार्ट, तो हमारे पृथ्वी की जो है ऊपर की भूपर्पटी की जो संरचना उसी का अध्ययन हम लोग करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोग देखिए तो बहुत ज़्यादातर जो है उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। इस तरह से अगर हम लोग ऊपर की संरचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो और ऊपर की संरचनाएं जो भी निर्धारित हो रही हैं आंतरिक बल से ही निर्धारित हो रही हैं, तो आंतरिक बलों से भी निर्धारित अगर हो रही हैं तो हमें आंतरिक बल, आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए हमें इसको पढ़ना है। बाकी हमारी ज्योग्राफी का ये पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर इसको हम लोग काट दें कि नहीं इसको ना पढ़ें तो पूरा भूगोल नहीं समझ में आने वाला है मित्रों। चाहे लाख कोशिश कर लीजिए लेकिन समझ में नहीं आने वाला है कि कैसे कहाँ पे पर्वत बनने वाला है, कहाँ पे घाटी बनने वाली है, कहाँ पे रिज बन रही है, कहाँ पे खाई होगा और कहाँ पे ज्वालामुखी फट सकता है। इसके बारे में अगर जानकारी आपको होगी तो पहले आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझनी होगी। ठीक है मित्रों, तो आइए देखते हैं जो है आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। तो इसमें आप जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसको आप अगर देखेंगे तो इसमें देखिएगा, इसको 3 भागों में आप डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत जो हैं उससे आप ये पता कर सकते हैं, उसका पूरी तरह से अध्ययन करें, अवलोकन करें तो उससे आप पता कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी होगी। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा अप्राकृतिक स्रोत जो हैं, कुछ हैं अप्राकृतिक स्रोत, उसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि कैसी पृथ्वी की संरचना होगी। और इसके बाद है प्राकृतिक स्रोत। मित्रों, इन्हीं तीनों को हम लोग अगर विस्तृत देखेंगे तो इसके बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि कैसा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक। पहले हम लोग देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के आधार पर। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जो हमने आपको पढ़ाया था उसमें आपको हमने पढ़ाया था, जो उसमें एक हमने सिद्धांत दिखाया था कि ग्रह अणु परिकल्पना के आधार पर, इस अगर परिकल्पना को आप विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो में जा करके लिस्ट में देख सकते हैं इसको। ठीक, तो ग्रह अणु परिकल्पना जो है इस परिकल्पना के आधार पर कैसे क्या होगा, पहले हम लोग देख लेते हैं ग्रह अणु परिकल्पना है क्या। मोटा मोटा देखेंगे ग्रह अणु परिकल्पना में क्या है कि छोटे छोटे ठोस ग्रहों के अणु जो थे इनके समूहन से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई थी। यानी कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी वो किससे हुई थी? ये छोटे छोटे ठोस कणों के
क्या हुआ था? समूहन के बाद हुआ था। अगर छोटे छोटे कणों के समूहन के बाद हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसकी आंतरिक संरचना भी क्या होगी? ठोस होगी। ठीक है मित्रों, इस तरह से आप आइएगा और देखिएगा दूसरे नंबर पे ए था ए, इसके बाद बी देखिएगा। एक परिकल्पना तो यह थी कि ठोस अणुओं से बनी है पृथ्वी। अगर ठोस अणुओं से बनी है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है ठोस होना चाहिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बाद आप देखिएगा कि ज्वारीय परिकल्पना थी। पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी वो ज्वारीय परिकल्पना एक थी। ज्वारीय परिकल्पना में यह था कि यह है आपका सूर्य, और सूर्य से एक ज्वारीय बल के बाद जो है इस तरह से छल्ला निकला, गैसीय गोला निकला, और इस गैसीय गोले के ठंडे होने के बाद जो है इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब ये गैसीय गोला अगर है तो इसके अंदर का भाग जो होगा ये क्या होगा? गैस होगा या तरल हो? गैस तो नहीं होगा, लेकिन ये तरल होगा, तरल मैग्मा की तरह होगा। तरल का मतलब ये है कि आपको ये पता है कि सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन का संलयन होने के बाद जो है हीलियम बनता है। हीलियम यानी कि जो है ये जो हीलियम होगा वो हीलियम जो है कार्बन में बदलता रहता है, और कार्बन के बाद जो है वो ठोस हुआ होगा। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो हीलियम को अगर आप देखते हैं तो हीलियम की अवस्था में अगर ये होगा अंदर का भाग, तो क्या हो सकता है? यह हो सकता है कि द्रवित अवस्था में हो या तरल अवस्था में हो। ठीक है, तरल अवस्था में, यानी कि अब इस परिकल्पना के बाद अगर लास्ट में हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं तो इस परिकल्पना से हम लोग निकालेंगे तो यह निकलेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? तरल अवस्था में है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना तरल अवस्था में है। इस तरह से अगर हम लोग देखें दोनों का तो या तो ठोस होगा और या तो तरल होगा। ठीक है, इस तरह से इस परिकल्पना के आधार पे हम लोग कल्पना की है। इसके बाद है अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में आप लोग देखिएगा, इसमें है नंबर 1 घनत्व, इसके बाद है ताप, इसके बाद है दाब। इन तीनों के आधार पर अगर आप कल्पना करना चाहें तो आप करिए और बताइए कि कैसे क्या होगा। आप मान लीजिए घनत्व को, घनत्व आप देखते हैं कि पृथ्वी की जो ऊपरी परपटी है इसकी अगर घनत्व देखेंगे तो 2.6 से 3.3 के बीच में लगभग रहता है। ठीक है, 2.6 से 3.3 के बीच में अगर है पृथ्वी की ऊपरी जो परपटी है, ऊपरी ये घनत्व है। इसके बाद नीचे हम लोग जब जाते हैं तो नीचे देखते हैं कि एकदम कोर वाले भाग का जो घनत्व है, एकदम अंदर वाले भाग का जो घनत्व है यहाँ वाले का, वो है लगभग 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगर इसका 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, इसका 2.6 से चल रहा है, 11 तक पहुंच रहा है, जाहिर सी बात जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहा है इसका घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ते चला जा रहा है। अब ये जो घनत्व बढ़ते जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये अगर घनत्व बढ़ रहा है तो इसके पदार्थों में जो है क्या होगा? परिवर्तन भी होगा। अब ये परिवर्तन होगा तो ये परिवर्तन ये बाद में ये कुछ लोगों ने इसकी कल्पना किया कि जैसे जैसे अगर नीचे की तरफ हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? दाब बढ़ रहा है। इसको आप देख लीजिएगा, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं वो क्या हो रहा है कि दाब बढ़ता जा रहा है। जब दाब बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब दाब बढ़ेगा किसी चीज का, अगर हम लोग कोई पदार्थ ले लें और उस पर प्रेशर डालें तो प्रेशर डालने के बाद जो होता है उसका संकुचन होता है। संकुचन होने पे क्या होता है? छोटे भाग में हो जाएगा, उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यही कल्पना की जा रही थी कि जो है नीचे की तरफ जाने पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जब दाब बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है घनत्व भी बढ़ता जाएगा। लेकिन मित्रों, किसी भी पदार्थ का एक निश्चित सीमा तक ही घनत्व बढ़ सकता है, इसके बाद घनत्व नहीं बढ़ेगा। एक सीमा होती है, किसी को कितना भी प्रेस करिए उसके बाद वो घनत्व नहीं बढ़ेगा। बाद में फिर इस परिकल्पना को, इस अवधारणा को क्या किया गया? गलत माना गया, और बाद में क्या किया गया कि इसको इस जो घनत्व के आधार पर जो निकाला गया, सॉरी दाब के आधार पर जो निकाला गया कि दाब बढ़ रहा है इसलिए घनत्व बढ़ रहा होगा, इसको खारिज कर दिया गया। और फिर माना गया कि नीचे की तरफ जब हम जा रहे हैं तो वो क्या होंगी? धात्विक होंगी, मेटल होंगी, इसलिए उनका जो है क्या है? घनत्व अधिक है। तो बाद में यहाँ पे इसको मान लिया गया कि ये क्या होंगे? यहाँ पर जो
बीच वाला भाग एकदम कोर वाला भाग है, केंद्र वाला भाग वो लोहे का बना हुआ होगा, इसलिए उसका घनत्व जो है अधिक है। ठीक है मित्रों, इस तरह से आप लोग घनत्व देखा। और इसके बाद देखिएगा ताप। ताप देखिएगा, ताप में आप लोग देखिएगा कि अगर नीचे आप जा रहे हैं, पृथ्वी मान लीजिए यह है और नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। 32 मीटर नीचे अगर आप जा रहे हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है इसके नीचे अगर आप जा रहे हैं तो कोर वाले भाग तक अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर 100 किलोमीटर तक अगर जाते हैं आप तो इसका टेम्परेचर लगभग 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और या एकदम से अगर आप लोग जो है यहाँ तक पहुँचते हैं एक कोर के ऊपरी भाग तक, तो लगभग इसका टेम्परेचर 4300 डिग्री सेल्सियस तक इस आधार पे हो जाएगा। अब आप लोग कल्पना करिए कि 4300 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी पदार्थ किस अवस्था में हो सकता है। जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा अगर टेम्परेचर दे देंगे कोई भी चीज़ होगा तो जो है क्या होगा, वो एक तरह से क्या हो जाएगा, वो एक धातु कितना भी ठोस हो वो क्या हो जाएगा, एक द्रवित अवस्था में हो जाएगा, तरल अवस्था में हो जाएगा, गाढ़ा एकदम हो जाएगा। ठीक है, ना तो ठोस रहेगा ना तो तरल पानी की तरह रहेगा, वो क्या हो जाएगा, तरल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इतना टेम्परेचर अगर है तो इसके आधार पे यह कल्पना किया गया कि इस वाले भाग का क्या होगा, टेम्परेचर जब ज्यादा है तो ये भाग जो होगा क्या होगा, तरल होगा। इस तरह से आप लोगों ने टेम्परेचर को देख लिया। दाब को हमने आपको इसी में बता दिया कि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं दाब बढ़ता जाता है। जब दाब बढ़ता जाता है तो उसी के आधार पर ये घनत्व जो ज्यादा बताया गया है उसी के आधार पर बताया गया कि ये जो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो दाब बढ़ रहा होगा, इसलिए जो है घनत्व बढ़ा है। लेकिन दाब को ये जो दाब वाली अवधारणा थी एक गलत साबित कर दी गई बाद में, और इसको मान लिया गया क्या कि नहीं, दाब बढ़ने से नहीं हो रहा, क्योंकि किसी भी पिंड पर एक निश्चित सीमा तक ही दाब बढ़ाने पर उसका घनत्व बढ़ता है। उससे ज्यादा अगर आप दाब बढ़ाते हैं तो उसका घनत्व नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से दाब वाला जो है बात नहीं मान करके ये माना गया कि नीचे वाले भाग जो होंगे वो मेटल होंगे। ठीक है, धात्विक होंगे। ठीक है, इस तरह से आपका अप्राकृतिक स्रोत हो गया मित्रों। अब देखिएगा प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जो हैं इसमें देखिएगा आप 2 स्रोत हैं। 2 स्रोतों में नंबर 1 है ज्वालामुखी और नंबर 2 पे आपका है भूकंप। ठीक है मित्रों, तो ज्वालामुखी और भूकंप यही आपके क्या है, अंदर की संरचना को बाहर आकर के दिखाने का प्रयास करती हैं। किस आधार पे, ज्वालामुखी में है कुछ पदार्थ निकलते हैं तरल अवस्था में जिनको हम मैग्मा कहते हैं। नीचे मैग्मा होता है वो भाग, और वही जब ऊपर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। वही तरल पदार्थ जो कि एकदम आग के जो है जैसा होता है। तो वो आग के जैसा जो होता है पदार्थ जब ऊपर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको लावा कहते हैं, और नीचे जो रहता है तो मैग्मा कहते हैं। ठीक है, अब ये मैग्मा या लावा जब ऊपर आ करके दिखता है तो उसके आधार पे हम कल्पना कर सकते हैं। दूसरा भूकंप जब होता है तो भूकंप भी हमको कुछ दिखाता है, जैसे कि तरंगों को जो हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हमारे यंत्र जो होते हैं वो बता सकते हैं। तो इन दोनों के माध्यम से हम बता सकते हैं कि क्या हो सकता है अंदर की संरचना। ठीक, अब आइएगा देखिएगा जरा, यहाँ पे ज्वालामुखी मान लेते हैं हम कि ज्वालामुखी के आधार पे ज्वालामुखी में जो है मैग्मा निकलता है। यह मैग्मा या लावा तरल एवं तप्त होती है। तरल एवं तप्त होती है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि नीचे का भाग जो है एक ऐसा मंडल होगा, कोई ऐसा एक आवरण है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के सभी पदार्थ जो हैं एकदम तरल अवस्था में हैं, एकदम गर्म और तरल अवस्था में हैं। उस मंडल को आप लोग अगर देखें तो यह देखने में आता है, पूरी पृथ्वी का अध्ययन करें तो समस्त पृथ्वी पर लगभग कुछ जगहों छोड़ दिया जाए तो समस्त पृथ्वी पर लगभग जो है ज्वालामुखी फटते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में नहीं फटता है,
लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे छोड़ दिया जाए, बाकी और सभी जगहों पे फटते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये कल्पना किया गया कि कोई पृथ्वी के अंदर में एक ऐसा मंडल है जिसमें केवल और केवल यही तरल और तप्त पदार्थ ही भरे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके आधार पे, ज्वालामुखी के आधार पे कल्पना किया गया। दूसरा जो है भूकंपीय, दूसरा जो भूकंपीय है, अब ये है, इसी से मान लेते हैं हम लोग कि भूकंपीय वाली तरंगे जो हैं, यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हो रहा है, ये है आपका भूकंप का क्षेत्र। अब इस जगह पे भूकंप उत्पन्न हुआ, तो भूकंप जब उत्पन्न होगा तो तरंगे जो होती हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, ये तरंगे जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगी तो जहां पे सबसे पहले रीड की जाती हैं उसे इपीसेंटर कहते हैं। इपीसेंटर कहते हैं या भूकंप केंद्र कहते हैं। ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। आप लोग अगर जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो बहुत बार पूछा गया है। इसको आप लोग भूलिएगा मत। इपीसेंटर, और इसको क्या कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं। भूकंप मूल और इसको भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र और भूकंप मूल। भूकंप मूल, ठीक है, यानी कि भूकंप मूल जो होगा, जहां से उत्पन्न होता, जहां पे हलचलें होती हैं उनको भूकंप मूल कहेंगे। और जहां पर ये उत्पन्न हो रहा, सबसे पहले पहुंच रहा, उत्पन्न होने के बाद पृथ्वी की सतह पर जब आ जाता है, जहां पहुंचता है, रीड किया जाता है जहां पे सबसे पहले ये तरंग, तो वो क्या कहलाता है, भूकंप केंद्र कहलाता है। दोस्तों ये तरंगे जब यहाँ से नीचे से चलती हैं तो तीन तरह के जो है तरंगे मूलतः होती हैं। वो तीन तरह की तरंगे कौन कौन सी हैं? वो तीन तरह की तरंगे जो हैं वो आपकी पी वेव हैं और यस वेव है और यल वेव है। पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव बोल सकते हैं, प्राथमिक तरंगे, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राइमरी वेव यानी प्राथमिक तरंगे, यानी कि यह वेव जो है प्राथमिक तरंग, ये सबसे पहले रीड किया जाता है भूकंप केंद्र पर। ठीक है, यानी कि भूकंप के केंद्र पर सबसे पहले कौन सा रीड किया जाता है? पी वेव। पी वेव जो होता है ये सबसे पहले पहुंच जाता है भूकंप के केंद्र पर। दूसरी चीज, इसकी गति सबसे अधिक होती है। अगर पहले पहुंच रहा है तो सही बात है कि हाँ इसकी गति अधिक होगी। दूसरी, ये जो है ये तीनों माध्यम से गुजर सकता है, ठोस, द्रव और तरल, यानी ठोस और तरल दोनों, सभी माध्यमों से गुजर सकता है। ठीक है, ये अगर आप देखते हैं यस वाला, तो यस जो है ये तरल माध्यम में नहीं गुजर पाता है, यानी कि अगर कोई तरल पदार्थ है तो उसमें से अगर यस वेव को जाना हो तो नहीं जा पाएगा, वो ठोस तक ही रह जाएगा। ठीक है, और यल जो है, यल भी सभी में जा सकता है। यल वेव जो है मूलतः यह सतह पर चलती है, यल वेव सबसे लास्ट में पहुंचती है भूकंप मूल पर। ठीक है, तो भूकंप केंद्र पर, भूकंप मूल से चलकर भूकंप केंद्र पर जो है ये सबसे लास्ट में पहुंचती है। दोस्तों इसमें देखिएगा सबसे अधिक गति किसकी है? इसमें पी वेव की है, गति सबसे अधिक इसकी है, और खतरनाक ये है, यल वेव है। ठीक है, यल वेव जो है ये सबसे धीमी तरंग है, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि यह सतही तरंग है, ये सतह पर ही चलती है। ठीक है, इसलिए यह तरंग जो होती है यह सबसे खतरनाक तरंग होती है। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आपने देखा कि जो है ये कितने तरह के स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम पता कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से कितना कितना क्या क्या हो सकते हैं। अब आप लोगों को हमने जो पढ़ाया उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं कि क्या हम लोगों ने आज के टाइम पे सीखा, आज के लेक्चर में सीखा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा पृथ्वी की उत्पत्ति की पृथ्वी की संरचना जो है उसके बारे में हम लोग जो है आज पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों का है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत का माध्यम से समझना। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जो देंगे इसके माध्यम से अगर हम संरचना को समझें तो इसमें एक
थी जो है ग्रह अणु परिकल्पना, जिसमें ठोस पदार्थों के समूह के पृथ्वी की संरचना के बारे में बताया गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो अगर ठोस कणों से मिलकर के बनी है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर का भाग ठोस होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अंदर ये सूर्य की जो एक ज्वारीय परिकल्पना थी, उस ज्वारीय परिकल्पना से पृथ्वी की उत्पत्ति, अगर ज्वारीय परिकल्पना से थी यानी कि पृथ्वी के भाग से निकला हुआ किसी गोले से है, तो जाहिर सी बात है कि वो गोला जो होगा अभी भी अंदर में अगर गर्म है, हम लोग गर्म भी देख रहे हैं, गर्म भी है अगर, तो वो जो गोला होगा अंदर वाला भाग वो क्या होगा, वो तप्त होगा। ठीक है, इस तरह से देख लिया हम लोगों ने। तो तप्त और तरल होगा जब, तो जाहिर सी बात है कि दो स्रोत हमारे सामने जो आ रहे हैं दोनों यही कह रहे हैं कि या तो ठोस होगा या तो तरल होगा। इनमें से हम लोगों के पास कोई निष्कर्ष सामने एक तरह से नहीं निकल कर के आ रहा है कि क्या होंगे, लेकिन दो हो सकते हैं, या तो तरल होगा या तो ठोस होगा। ठीक है, इस किससे हो रहा है, ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उससे हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा अप्राकृतिक स्रोत, इसमें घनत्व है, ताप है, दाब है। घनत्व में आपका जो है इस तरह से नीचे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जा रहा है। इससे संरचना के बारे में पता चल रहा है कि नीचे की तरफ जो धातुएं होंगी या चाहे जो पदार्थ होंगे उनके घनत्व जो होंगे अधिक होंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये दाब जो है, दाब के बारे में अगर आप देख रहे हैं तो नीचे की तरफ दाब बढ़ता जाएगा, जब भी आप प्रेशर पड़ेगा तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो उसका जो है घनत्व भी बढ़ सकता है, लेकिन एक सीमा तक बढ़ सकती है, ये भी तय है। ठीक है, इसके अलावा ताप के बारे में हमने आपको बताया कि 32 मीटर के बाद अगर नीचे जाते हैं 32 मीटर प्रति 32 मीटर के बाद जो है तो आपको एक डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से और एकदम नीचे अंतरतम भाग तक अगर जाते हैं तो जो है आपका 43 डिग्री सेल्सियस 4300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि निचला भाग जो है बहुत अधिक गर्म होगा। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने देखा प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोतों में हम लोगों ने देखा ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी में था क्या कि ज्वालामुखी से जो उत्पन्न हो रही है क्या, लावा या मैग्मा जो बाहर आ रही है, उससे हमें देखने में लग रहा है कि नीचे से अगर ये भाग आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मंडल होगा जहाँ पे ये मैग्मा, तप्त मैग्मा जो है उस भाग पे भरा हुआ होगा और यह तरल भाग वहां पे होगा। इस मंडल के बारे में हम लोग को पता चलता है कि यह मंडल पृथ्वी के अंदर ही होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग कल्पना करते हैं कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा एक मंडल है जहाँ पे एक जो है ये तरल और तप्त मैग्मा ही भरे हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं भूकंपीय तरंगों का अध्ययन। भूकंपीय तरंगों में तरंगें 3 तरह की होती हैं, पी वेव, एस वेव, एल वेव। पी वेव जो है सबसे पहले पहुंचती है पृथ्वी के जो है भूकंप केंद्र पर, इसके बाद एस वेव पहुंचती है, इसके बाद एल वेव। एल वेव जो है सबसे खतरनाक होती है क्योंकि ये सतही तरंग है। ठीक है मित्रों, और अब देखिएगा ये जो हम लोगों ने देखा पी वेव, एस वेव, एल वेव, इससे कैसे हम लोग, इसका जो है क्या रिलेशन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से इसका रिलेशन ये है कि ये तरंगे जो हैं इसमें से यस जो है ये तरल में नहीं चल पाती है, यस वेव जो है तरल में नहीं चल पाती है, और पी वेव जो है चल पाती है सभी माध्यमों में। लेकिन अब ये जो चल पा रही है, ये जो माध्यम बदलता है, तो आप लोगों को पता होगा फिजिक्स में अगर पढ़े होंगे जो है आप जो है फिजिक्स साइंस साइड से, तो आप लोग जानते होंगे कि जब माध्यम बदल जाता है तो तरंगों की गति भी बदलती है। यानी कि तरंगों की गति अगर बदल रही तो जाहिर सी बात है उल्टा अगर हम लोग करें तो तरंगों की अगर गति बदल रही है तो माध्यम बदल रहा होगा। अगर माध्यम बदल रहा तो तरंग की गति बदलेगी, और अगर गति बदल रही तो तरंग के माध्यम में परिवर्तन हो रहा होगा, उसमें माध्यम में परिवर्तन हो रहा होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर की तरफ जो जाएंगे तो इसका माध्यम बदल रहा होगा, घनत्व बदल रहा होगा। अगर यह घनत्व तो हम लोगों को अगर देखने में आ रहा है कि 3 बार जो है ये तरंगों की गति परिवर्तित हो रही है, तो हम लोग इससे अंदाजा लगाते हैं कि अंदर में 3 परतें होंगी। वो कौन कौन सी परतें होंगी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो आपको फोटो लगा हुआ दिख जा रहा है। इसमें आप लोग देखिए, अध्ययन करिए कि कैसे कैसे क्या हुआ है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज एक और प्रयास किया और इस तरह से एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़े हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी आप लोगों को लेक्चर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं इसको आप लोग अच्छे से मन से देखेंगे और लगातार देखते रहेंगे। इसको जो है अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा, जो भी आपके भैया दीदी और दोस्त हों तो उनके साथ शेयर करिए कि हाँ इस तरह से वीडियो है। और दूसरी चीज़ जो है, अगर इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया करिए, और अगर से इसमें कोई भी मैटर और डालने की और आप लोगों की डिमांड हो तो उसको भी आप लोग कमेंट किया करिए। ठीक है मित्रों, तो आज का लेक्चर इसी पे स्टॉप करते हैं, और अब अगला लेक्चर जो होगा वो जल्द ही आप लोगों के पास आएगा। वो जो होगा वो पृथ्वी के आगे वाले पार्ट पर होगा, वो होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है रासायनिक संरचना के आधार पर। ठीक है,
तो आज इसी पर हमें विदा दीजिए। नमस्कार।